दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लिक्विडिटी के बारे में। लिक्विडिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बिना ट्रेडिंग अधूरी है, जिसके बिना ये जो मार्केट है फॉरेक्स, स्टॉक, क्रिप्टो, कमोडिटी, ये अधूरी है। लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। लिक्विडिटी लिक्विडिटी दोस्तों क्या होती है? जब हम अपनी किसी एसेट्स को देखिए जब हम अपनी किसी एसेट्स को मार्केट में बेचने जाते हैं या मार्केट से खरीदने जाते हैं, तो हमारे हम जो मार्केट से ट्रांजैक्शन करते हैं, उस ट्रांजैक्शन से उस पर्टिकुलर एसेट्स पे, चाहे वो कमोडिटी हो या गोल्ड हो या सिल्वर हो या कोई ऑयल हो या स्टॉक हो या कोई करेंसी हो, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। मतलब उसके जो रेट हैं वो फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज करो गोल्ड का रेट 70,000 चल रहा है इंडिया में, और मेरे पास गोल्ड है, मैं गोल्ड बेचने जाता हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने गोल्ड इतना बेचा कि उसके रेट 50,000 पे आ गए, तो उसे हम इलिक्विडिटी कहते हैं। और जो हम रेट टू रेट बेच देते हैं, 70,000 का रेट चल रहा है मार्केट में, हम गोल्ड लेके गए, प्योर गोल्ड 24 कैरेट, और हमने उसे बेच दिया, और बेचने के बाद हमारा वो 70,000 में ही चला गया, तो इस प्राइस को हम लिक्विडिटी कहते हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, और मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है, जिससे आपको क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी। देखिए अपनी एसेट्स को जब हम अपनी एसेट्स को सेल करते हैं और हम अपनी एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करते हैं, जब हम अपनी एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करते हैं, उस केस में बेसिकली हम लिक्विडिटी स्वैप करते हैं। इसे हम लिक्विडिटी का स्वैपिंग कहते हैं, इसे हम स्वैपिंग कहते हैं। ठीक है। इस केस में जो कैंडल्स जो हमारी बनती है, जो मार्केट में हमारे को स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जो कैंडल्स जो बनती है वो कुछ इस टाइप के होते हैं। देखिए जैसे ये एक रेड कैंडल हुई, ये एक रेड कैंडल है, इसकी हमारे को ऊपर की विक देखने को मिलेगी। और जैसे ये ग्रीन कैंडल है, इसकी भी ऊपर की विक देखने को मिलेगी। राइट। इसी तरीके से जब हम कैश से एसेट्स खरीदते हैं, तो इसे हम स्वीपिंग कहते हैं। हम इसे स्वीपिंग कहते हैं, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप। इस केस में हमारे को मार्केट स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलता है? इस केस में हमारे को मार्केट स्ट्रक्चर ऐसा देखने को मिलता है। इसे आप रेड कैंडल मान लीजिए, और ये हमारी ग्रीन कैंडल हो गई, ये हमारी ग्रीन कैंडल हो गई। बेसिकली अगर मैं आपको इनके नाम बताऊं, तो ये हमारा इन्वर्टेड हैमर हो जाता है, इन्वर्टेड हैमर, और ये हमारा शूटिंग स्टार हो जाता है, ये हमारा एक शूटिंग स्टार हो जाता है, और ये हमारा एक हैमर हो जाता है, वो सॉरी हैंगिंग मैन हो जाता है, हैंगिंग मैन, और ये हमारा हैमर हो जाता है, ये हमारा हैमर हो जाता है। राइट। तो ये स्ट्रक्चर हमारे को मार्केट में देखने को मिलते हैं, ये स्ट्रक्चर हमारे को मार्केट में देखने को मिलते हैं जब हम
लिक्विडिटी स्वैप करते हैं या लिक्विडिटी स्वीप करते हैं, ठीक है। अब लिक्विडिटी जो होती है, अगर लिक्विडिटी फ्लक्चुएट हो जाए तो ये इलिक्विडिटी हो जाती है, जो कि मार्केट क्रैश या मैनिपुलेशन का रीज़न होती है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे किसी मार्केट में, सपोज करो मार्केट है, ये ऐसे चल रही है, एकदम से ऐसे फॉल आ गया और मार्केट अपना 30-40% का करेक्शन ले लिया। जैसे कि आपने अभी कुछ टाइम पहले देखा होगा अडानी के शेयर्स में, जब हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उस टाइम पे जो 3,500 पे चल रहे थे स्टॉक, वो ऑलमोस्ट 650, 700, 800, 1,000 तक आ गए थे, और मार्केट कुछ टाइम के बाद रिकवर करके वहीं चली गई थी, ऑलमोस्ट अपने उसी रीजन में चली गई थी जिस रीजन में से आई थी। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, मार्केट जो होती है वो दो टाइप की होती है हमारी। एक होती है सेंट्रलाइज्ड मार्केट, एक होती है डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट। सेंट्रलाइज्ड मार्केट हमारी क्या होती है? जैसे किसी देश की स्टॉक, फॉरेक्स, कमोडिटी, ये जो मार्केट होती है ये सेंट्रलाइज्ड मार्केट होती है। इस पे उस देश की जो रेगुलेटरी होती है, जो एजेंसीज होती हैं, उसकी नज़रें होती हैं। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सेबी है, अगर कोई मार्केट को मैनिपुलेट करता है तो ये उसके अगेंस्ट में एक्शन लेती है, क्रिमिनल केसेस उसके अगेंस्ट में रजिस्टर्ड करती हैं। तो ये भी एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी है जो हमारी मार्केट में मैनिपुलेशन से हमारे को बचाती है। और दूसरा जो होती है वो आरबीआई होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या किसी भी देश का जो सेंट्रलाइज्ड बैंक हो गया, जैसे बोज हो गया, बैंक ऑफ जापान हो गया, बैंक ऑफ यूके हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया। तो ये उस देश की सेंट्रल बॉडी होती है जो मार्केट में आए मैनिपुलेशन को रिकवरी में हेल्प करती है। अब ये रिकवरी में हेल्प कैसे करती है? आरबीआई जो होता है अपने रेपो रेट को कम कर देता है। अब रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट से सेंट्रल बैंक जो होता है वो देश के कॉमर्शियल बैंक, जैसे महिंद्रा फाइनेंस हो गया, आईडीएफसी हो गया, एचडीएफसी हो गया, इन बैंकों को लोन देता है। तो लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसके परसेंटेज को ये घटा देता है, लेस कर देता है। अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कॉमर्शियल बैंक को कम कर देगा तो कॉमर्शियल बैंक, ये आपने कोविड टाइम में देखा होगा, आपने देखा होगा कि बैंकों के रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा घट गए थे। बैंक जो हाउसिंग लोन थे वो 7% पे आ गए थे, अब भी फ़िलहाल वो 10, 11, 12, 8, 9% ऐसे चल रहे हैं, वो 6-7% पे आ गए थे। तो ये रेपो रेट कम कर देता है कॉमर्शियल बैंक को लोन देने के लिए। तो कॉमर्शियल बैंक भी रिटेलर्स को या पर्टिकुलर जो उस देश के जो सिटीज़न हैं उन्हें लोन कम रेटों में देते हैं, जिससे जब वो लोन लेते हैं, जब वो रेट कम करते हैं तो लोग, ऑब्वियस सी बात है, लोन लेने के लिए आएंगे। अब जब वो लोन ले लेंगे, लोन लेके ऐसा तो है नहीं कि वो पैसा अपने बैंक में रखेंगे या अपने घर में रख देंगे, वो उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो रियल एस्टेट में करें, चाहे वो उस पैसे का गोल्ड खरीदें, चाहे कोई स्टॉक खरीदें या कोई कमोडिटी खरीदें। तो जब वो पैसा दोबारा से मार्केट में आता है, फ्लोटेशन ऑफ मनी, जब वो पैसा दोबारा से मार्केट में आता है तो मार्केट रिकवर करती है, चाहे वो रियल एस्टेट की हो, क्रिप्टो की मार्केट हो, चाहे स्टॉक हो, चाहे कमोडिटी हो, कुछ भी हो, तो मार्केट रिकवर करती है।
ठीक है, इसी तरीके से हम डिसेंट्रलाइज्ड के बारे में बात करते हैं। अब डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट हम किसे कहते हैं? ये एक अकेली मार्केट है, दैट क्रिप्टो मार्केट। आपने देखा होगा क्रिप्टो मार्केट का कोई माई बाप नहीं है। अगर ये गिर जाए तो ये कितनी गिरेगी कोई इसका आइडिया नहीं लगा सकता। अगर ये उठने पे आ जाए तो ये कितनी कितनी उठेगी? $25,000 से $1,25,000 का हाई भी मार के आई है, आपको पता है। ये उठने को कितनी भी उठ सकती है, गिरने को कितनी भी गिर सकती है, और ये कब उठेगी, और अगर ये गिर चुकी है तो ये कितनी उठेगी और कब उठेगी, इसका कुछ कोई नहीं बता सकता। जब इस मार्केट में इन्वेस्टर आएंगे और इस मार्केट को में पैसा लगाएंगे, ये मार्केट तभी उठेगी, उससे पहले मार्केट उठेगी नहीं। और ये कितनी गिर सकती है? क्रैश आना शुरू हो जाए, अभी 1,10,000 12,000 पे जो क्रैश आना शुरू हुआ था, आई थिंक सो कितने पे, हाँ, तो जब आना शुरू हुआ था अब एकदम से 80,000 पे आ गया। कहाँ $1,00,000 क्रॉस कर गया था मार्केट। जो मैं आपको आने वाला जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ उसमें लिक्विडिटी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है। आपने एसेट्स को देखा, एसेट्स को हम जब स्वीप करते हैं, स्वैपिंग करते हैं, तो मार्केट में कैसे स्ट्रक्चर हमारे को देखने को मिलते हैं, ये आपने देख लिया। अब आने वाले टाइम में हम इसी को लेके बात करेंगे। तो ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, हम आने वाली वीडियोज़ में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।